जोहार, नमस्कार। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने वाले हैं और यह कार्यक्रम पिछले साल से चल रहा है, अगले साल तक चलेगा। इस स्वतंत्रता के लिए, जिसके बारे में हमारी बहुत सारी शिकायतें हैं, तरह तरह की शिकायतें हैं, लेकिन यह जो मिली है, शिकायतें करने का मौका मिला है, इस आज़ादी की वजह से ही। बड़ी कुर्बानियों के बाद, लाखों लोगों के बलिदान के बाद यह आज़ादी हमें हासिल हुई है। इस आज़ादी को हमें संरक्षित और सुरक्षित रखना है और इस अमृत महोत्सव में जो आज़ादी का अमृत है, उसका बराबर बराबर बंटवारा सब तक होना है। यह ध्यान रखना है कि हमारी आज़ादी अपने कलह से, अपने कारणों से खतरे में न पड़े, दुश्मन को मौका नहीं मिले और हम कमज़ोर ना हों। झारखंड, संयुक्त बिहार या बंगाल, उड़ीसा, बिहार का हिस्सा हुआ करता था। उस समय भी यहाँ बड़े पैमाने पर लोगों ने अंग्रेज़ी शासन को, अंग्रेज़ी हुकूमत को या मुग़लों के हुकूमत को मानने से इनकार कर दिया था। विद्रोह और आज़ादी यहाँ के स्वभाव में रही है। आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस के पहले इस पर एक बार फिर विचार कर रहे हैं। जिन लोगों ने आंखों से देखा, जिनका खानदान उसमें शामिल रहा, जिनकी सारी संपत्ति जब्त हो गई, उन लोगों के वंशजों से हम आपको रूबरू कराएंगे और बात करेंगे इस आज़ादी का महत्व कितना है और यह आज़ादी कितनी कीमती है, कितनी जानें, कितनी कुर्बानियों देने के बाद मिली है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं चश्मदीद श्री सच्चिदानंद तिवारी जी, एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट। नमस्कार, स्वागत है आपका। और इन्होंने 1942, 1947 ये दोनों देखा है। इनके परिवार के लोग शामिल रहे हैं उसमें। इनकी पत्नी श्रीमती प्रभावती तिवारी एक अच्छी सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं। हमारे साथ हैं ठाकुर सुधांशु नाथ शाहदेव, जो परपौत्र हैं अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव परिवार के। नमस्कार। हमारे साथ हैं डॉक्टर वंदना राय, जो प्राचार्य हैं एसएस मेमोरियल कॉलेज में, और पांडे गणपत राय की परपौत्री हैं। आपका भी स्वागत है। आप प्रणाम। तीनों का स्वागत, नमस्कार, जोहार। हाँ, आप ही से मैं आरंभ करता हूँ। आपने जो देखा आज़ादी का जज्बा, उस पर थोड़ी टिप्पणी हम आपसे चाहेंगे। कैसे मेरा जन्म 2/2/32 को हुआ जी। आज़ादी के 15 अगस्त 1947 को मेरी आयु 16 वर्ष की थी जी। मैंने सब कुछ देखा, गुलामी देखी, अब स्वतंत्रता का भी आनंद उठा रहे हैं। पहले यह देखा 15 वर्षीय अवस्था तक में कि अंग्रेज़ों का क्या जुल्म होता था। सड़क पर निकलो तो गवर्नर साहब जा रहे हैं तो कोड़े बरसते थे। लेकिन अभी भी देखा जाता है कि चीफ मिनिस्टर जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, तो उस अवस्था में बदलाव नहीं हुआ। उस अवस्था में बदलाव होना चाहिए कि जनता से चुने हुए प्रतिनिधि हैं तो उनको किसी का भय क्यों। मेरे परिवार में कुछ लोग ऐसे हुए जो कि अंग्रेजी परस्त भी थे, अंग्रेज परस्त भी थे, अंग्रेजी शासन को मानते थे, पुलिस सर्विस में थे। यहाँ तक कि मेरे दादाजी जानकी प्रसाद तिवारी, वो मिदनापुर, बंगाल बिहार उड़ीसा में, वहाँ से डीआईजी के पोस्ट से रिटायर किए थे 1893 आसपास में। और उसके बाद वो सर्वप्रथम मनोनीत हुए रांची नगर निगम के चेयरमैन के रूप में हुए। उनके जो भतीजे थे सत्यनारायण तिवारी, वो भी राय बहादुर थे, जानकी प्रसाद तिवारी भी राय बहादुर थे। दोनों को राय बहादुर की पदवी अंग्रेज़ों ने दी थी। लेकिन साथ साथ अंग्रेज़ों में मेरे परिवार में एक दूसरा करंट भी चालू था। मेरे खुद के चचा पंडित गुलाब नारायण तिवारी, वो अंग्रेज़ों के इस कदर उनसे डरे हुए थे कि टाना भगत लोग के जिसमें गांधी जी आए थे, उसमें उन्होंने टाना भगतों का संगठित किया था, उनके सामने रखा था।
उनके नाम से डॉक्टर फणींद्र नाथ ओझा, जिन्होंने छोटनागपुर के स्वतंत्रता का इतिहास लिखा है, इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष थे, उन्होंने गुलाब नारायण तिवारी के बाद 2-3 पन्ने लिखे हैं कि उस समय के कमिश्नर किस तरह से बिहार सरकार को आगाह करती थी कि गुलाब नारायण तिवारी के जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाए, लेकिन गुलाब नारायण तिवारी कभी भी गिरफ्तार पुलिस के साथ नहीं आए। उनके पुत्र शंभूनाथ तिवारी, मुझे याद है नाच का 9 तारीख था, 9 अगस्त, जिस दिन भारत छोड़ो में करो या मरो का नारा गांधी जी ने बम्बई से दिया था। उससे मेरे खुद के बड़े भाई, चचेरे बड़े भाई शंभूनाथ तिवारी अरगोड़ा थाना, अरगोड़ा स्टेशन में, उस समय छोटा सा स्टेशन था, वहाँ आग लगाने के लिए 3 आदमी गए थे, एक ऊपर बाजार के थे और एक चर्च रोड के थे। तीनों आदमी वहीं पकड़े गए और वो पकड़े गए थे अमेरिकन सैनिकों के द्वारा। अमेरिकन सैनिकों के द्वारा पकड़े, क्योंकि उस समय में रांची ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर था, सब दूसरा महायुद्ध चल रहा था। तो उस समय समूचे जितनी तरह की संसार में लोग होते हैं, नस्ल होते हैं, सबको हमने देखा है उनको और उनसे बातें भी की है। हम लोगों को रात को पता चला। आगे के राउंड में मैं बात करूंगा वो अरगोड़ा वाला, पहले इन लोगों से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सुधांशु जी, आप अपने घर में अपने पूर्वजों के बारे में जो सुनते रहे हैं, जो जानते रहे हैं, उससे गर्व कितना होता है और दुख कितना होता है? दुख मतलब कि पूरी संपत्ति लूट जाने का दुख हुआ जी, या आज़ादी की जो उनकी कल्पना थी उसके मुताबिक आज़ादी नहीं मिली, इसका दुख होगा जी। और दुख इस बात का कि तब काहे के लिए कुर्बानी दी जी। ऐसा है सर कि आज जो हम लोग बैठे हैं 75वां साल मना रहे हैं, इसकी परिकल्पना जब जमींदारी एक प्रथा थी, जब हम सब बैठे हुए करते थे, या उस समय का अगर परिकल्पना किया जाए तो ऐसा सोचा नहीं था लोग कि 1857 के बाद कभी ऐसा 2022 आएगा जब हमारा परपोता ऐसे मंचों में बैठकर अपने पूर्वजों की जो वीरता है, गाथा है, उसको समाज के सामने, राष्ट्र के सामने रखने का काम करेंगे। इसके लिए हम उनके लिए, उनका हमेशा से, उनकी जन्म तिथि है 12 अगस्त को, आपके चैनल के माध्यम से उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। जितने भी झारखंड के तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने जो अपनी लहू से इस धरती माँ को सींचा है, और स्वतंत्रता की जो बीज है, जो पौधा आज 2022 में जो हम लोग देख रहे हैं, उसमें जो उत्साह है, जो उसका फल है, उसकी हमको बहुत खुशी है कि चलिए हम उनके परपोता होते हुए भी जो खुशी हमारा जो समाज देख रहा है आज, जो पराधीनता से हम लोग हटे हैं और स्वाधीनता की ओर बढ़े हैं, इसको देखकर हम बहुत खुश हैं सर। इस पे पहला चीज़ था कि जब ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, जब जैसे अभी आपने शुरुआती दौर पे ये बातें कही कि ये बंगाल प्रोविंस कहलाता था, जिसमें 3 प्रोविंस होते थे, उड़ीसा, बिहार और बंगाल। उस समय की परिपाटी यही थी कि ये पूरे छोटा नागपुर के शासनकाल का था। राजाओं का एक था कि हम ब्रिटिश सरकार, जो मुगलों का शासन तुरंत समाप्त हुआ था, और 1700 में जब अंग्रेजी शासन भारत में आया, तो राजाओं ने ये सोचा कि क्यों अपने सुख जो हमारा सुख है, खुशी है, शौर्य है, उससे हाथ मिलाकर हम भी अपना सुख भोगेंगे। ऐसा चलते चलते सभी राजाओं ने 1857 की परिकल्पना कभी नहीं किया होगा, और एक ऐसा समय आया जब मंगल पांडे के माध्यम से स्वतंत्रता का बिगुल फूंका गया, और जिसमें पूरे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी भूमिका निभाई है, जिसमें इतने ऐसे भी स्वतंत्रता सेनानी हैं जो सैनिक के रूप में माँ बहनें हैं, वीरांगनाएं हैं, जिन्होंने अपनी सर्वत्र न्यौछावर किया है, जिसको आज हम लोग अब समाज के सामने नहीं ला पाए हैं। इन 75वें स्वतंत्रता का जो हम लोग समारोह कर रहे हैं, मना रहे हैं, आज है कि हम ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के परपोता होने के खातिर ये
खुशी है मुझे कि भाई आज हमारे पूर्वज ने फांसी दिया 1857 की क्रांति में, और 1857 से 2022 की एक जो दूरी है, और उस दूरी को देखते हुए मनाते हुए आज लोग हमें जान रहे हैं कि मैं ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का प्रपोता हूँ। इस बात का मुझे बहुत खुशी है। और हमारी जो जहाँ तक बात है संपत्ति जब्त होने की, देश की विकास में हमारी जब संविधान का निर्माण हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने जब किया, तो उन्होंने ये सोचा कि जब सभी समाज के सभी वर्ग के लोग एकत्रित हो जाएंगे, देश का तभी विकास होगा। कोई छोटा नहीं होगा, कोई बड़ा नहीं होगा, कोई अमीर नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा। शासन सबके लिए बराबर होगी, सबको वही सुविधा दी जाएगी जो राजाओं को मिला करता था। राजाओं की कुर्सी में जो बैठने का परिकल्पना किए हुए थे, वो डेमोक्रेटिक देश होने के बाद, लोकतांत्रिक देश होने के बाद वो गद्दी आम जन को भी मिलना प्रारंभ हुआ, जिसका एक हम कहा जा सकता है कि वाइसरॉय, हम लोग बोलते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करती थी, और उसके जो प्रेसिडेंट होते थे वही आज हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बोलते हैं, या पार्लियामेंट जो बोलते हैं। आज हमारे यहाँ से जनजातीय मूल से एक वीरांगना बोला जाए, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को वो आसन प्राप्त हुआ, और वही देश की स्वतंत्रता के लिए जो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने अपनी 97 गांव की बलिदान जो दी, इस बात की हमको खुशी है कि हमारे दुख के सामने उनकी खुशी भारी पड़ गया और हम अपनी दुख को भुला दिए हैं। बढ़िया। वंदना जी, एक अच्छा प्रसंग छेड़ा इन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी का। तो आज़ादी के आंदोलन में जनजातीय समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। स्त्री पुरुष से लेकर के बच्चे, जितने लोग कुर्बानियाँ दी हैं वो अपने आप में हमको लगता है अविस्मरणीय है, और उनके बगैर कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन बहुत दिन बाद, 75 साल बाद एक किसी को मौका दे करके एक सम्मान का मौका मिला। तो हम आपसे दो पर टिप्पणी चाहेंगे। एक तो इस बात पर, दूसरे ये कि पांडे गणपत राय जी के बारे में थोड़ी जानकारी दे करके खुशी और गर्व दोनों का आप ना बताइए। जोहार। जोहार। आपके मंच को नमन। आपके माध्यम से सर्वप्रथम मैं अपने देश की प्रथम आदिवासी जनजातीय समाज से आई वीरांगना द्रौपदी मुर्मू जी को भी मैं प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने झारखंड का नाम रोशन किया है और पूरे देश इस पर गर्वान्वित है। 1857 की क्रांति एक संगठित क्रांति थी, लेकिन उसके पहले भी 1783 से लेकर 1947 तक हजारों हजार लोग इस पर देश को आज़ाद करने के लिए अपनी कुर्बानी दिए हैं। सौभाग्य की बात है कि आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस को मना रहा है, और इस विश्व आदिवासी दिवस पर उन तमाम जनजातीय शहीदों, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, जो भी हमारे देश के लिए कुर्बानी दी है, मैं सबों को आज इस मन से याद करती हूँ, नमन करती हूँ। विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि आज आज़ादी के 75 वर्ष बाद हम लोग, परिवार के लोग, जो शहीद परिवार के लोग हैं, हमारे मन में बहुत इच्छा रहती थी कि उन तमाम शहीदों को, उन जाने अनजाने शहीदों को लोग याद करें, समाज याद करे, उसका परिवार नहीं या उसके जाति के लोग नहीं। लेकिन आज हम बहुत खुश हैं, गर्व भी महसूस हो रहा है कि हम लोग अपने पूर्वजों को याद नहीं कर रहे हैं, केवल समाज के लोग, पूरा समाज, पूरा भारतवर्ष उन तमाम जाने अनजाने शहीदों को इस आज़ादी के पर्व, आज़ादी अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का उद्देश्य ही है कि तमाम उन जाने अनजाने शहीदों को हम समाज के सामने लाएं। जो चिन्हित शहीद है उनके बारे में भी बहुत शोध की आवश्यकता है और हो भी रही है, उनको समाज के सामने लाया जा रहा है। बहुत सारे जनजातीय शहीद
उन महिलाओं को जिनके बारे में लोग जान भी नहीं रहा है। अभी इस आदिवासी दिवस पर जो 2 दिन का सेमिनार हो रहा है, उस पर हमको लगता है कि बहुत सारे ऐसे शहीदों के विषय में हम लोग जान पाएंगे जिनको आज तक समाज अछूता रखा है या उसको नहीं जान पाया है। मैं बहुत खुश हूँ कि सर्वोच्च पद पर महिला विराजमान है और झारखंड से। आपको लगता है कि झारखंड में आज़ादी का जो इतिहास रहा है उस पर नए सिरे से कुछ लिखा जाना चाहिए, रिसर्च किया जाना जरूर चाहिए, जरूर, ताकि उन लोगों की जो अनाम रह गए हैं अनाम शहीदों की जानकारी प्राप्त करने के लिए ही माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी इतने बड़े 75 वर्षों के बाद हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का जो ठाना है और 2021 से 23 तक जो ये मनाया जाएगा, इसमें हमको उम्मीद है कि तमाम बहुत सारे ऐसे शहीद जो अनाम थे उनको हम लोग लिखकर पढ़कर शोध करके अभी लाया जाएगा। प्रति वर्ष प्रतिदिन अखबार के पन्ने पर एक नए शहीद को पढ़ने का मौका मिल रहा है। ये देखकर ही गौरवान्वित हो रहे हैं कि उन तमाम लोग जिसके हकदार थे उनको यह मंच दिया जा रहा है विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, आपके सामान्य यहाँ चैनल के माध्यम से, और एक छोटे छोटे रूप में ही जब ये इन बातों को लाया जा रहा है समाज के सामने, तो प्रत्येक घर से, झारखंड के प्रत्येक घर से लोग इसमें लड़ाई किए हैं, युद्ध किए हैं स्वतंत्रता पाने के लिए। बहुत को हम जानते हैं, बहुत को नहीं जानते हैं। यही तो आवश्यकता है शिक्षा जगत में हम जैसे लोगों को आगे आकर उन तमाम, चाहे जनजातीय लोग हों, आदिवासी समाज से हो, गैर जनजातीय हो, सदान समाज से हो, महिलाएं हो, सबके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। जी 1942 को 1947 दोनों को याद करिए एक बार। 42 में 9 तारीख है जिस दिन गांधी जी ने करो मरो का नारा दिया। मेरे चचेरे भाई गुलाम शंभूनाथ तिवारी और 2 आदमी उनके साथ थे, दोनों अरगोड़ो स्टेशन पर आग लगाने गए थे, वहीं पकड़े गए अमेरिकन सैनिकों के द्वारा। अमेरिकन सैनिकों ने से अंग्रेज सैनिक लोग, पुलिस अंग्रेज सैनिक लोग, जहाँ उस समय में सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था, उनको मांगा, अमेरिकनों ने नहीं दिया, क्योंकि हमारे अमेरिकनों का सहानुभूति उस समय हम लोग के साथ था, आज़ादी के साथ थी, और तब पुलिस को दे दिया गया। प्रातःकाल हम लोग को मालूम हुआ कि मेरे चचेरे भाई गिरफ्तार हुए और 44 में जेल से छूटे। तो ये मेरा परिवार इस तरह से रहा कि दोनों रहा, अंग्रेज परस्त जो था, अंग्रेज परस्त भी रहा और आज़ादी के सिपाही भी। 42 में 47 की कल्पना नहीं थी, आजाद बहुत दूर थी। आजाद 42 में 47 की कोई कल्पना नहीं थी। तो 42 मैं से 47 का सफर थोड़ा अपने अनुभव की बात 2 बातें करना चाहता हूँ। 1943 में मैं सेंट जॉन्स स्कूल में पढ़ता था। जोश आया, मेरे घर में 2 स्वतंत्रता सेनानी थे, मैंने जोर से गांधी जी की जय कह दिया। मुझे प्रिंसिपल ने पकड़ लिया, पकड़ने पर वो मारते थे, एक चमड़ा बड़ा होता था, उसी से मारते थे। ले गए, मैंने पैंट खोल के तैयार पहले से, 3 चमड़ा से उन्होंने मारा। ये उस समय की बात है, 43 की बात है। और 47 के ईव में, 47 के पहले जब हम लोग का 15 अगस्त आ रहा था, वही व्यक्ति, वही पादरी, उस समय हमारा जो प्रिंसिपल हो गया था, उसने हमको कॉल किया, कहा कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे गाते हैं, इसलिए आप गणतंत्र, जो हम लोग का जो गणतंत्र दिवस पर, स्वतंत्रता दिवस पर जो हमारे राष्ट्रीय गान है, उसका टीम तैयार करो, लोगों को तैयार करो, और ड्रम वगैरह बाजा के इंतज़ाम हम लोग करेंगे। मुझको बहुत ताज्जुब हुआ। हमने कहा, फादर, उस दिन आपने हमको मारा था जब हमने महात्मा गांधी की जय कही थी। टाइम हैज चेंज, दैट वाज द वर्ड, द टाइम हैज चेंज। तो अभी हमने देखा कि मार भी खाए हमने, और वो आज़ादी का जश्न देखा। उस दिन का जश्न हम तो बड़ा बयान, मेरे लिए बयान नहीं है, सिनेमा फ्री था, होटल फ्री थे। हम लोग उस समय 16 वर्ष की अवस्था में हम लोग को घर से, जिनको आज़ादी थी कि 7 बजे घर आ जाओ, उनको रात भर जाने की आज़ादी थी।
जहाँ जाओ घूमो फिरो, उस अवस्था का तो हम लोग आज कल्पना नहीं कर उस सकते। दिन थोड़ा सा शासन में जो बदलाव आया, एटीट्यूड में, जी। एडमिनिस्ट्रेशन की एटीट्यूड में जो रातों रात बदलाव आया, जी, आप निकले। इसका कारण ये है कि दुख की बात यह है कि आज की पीढ़ी ने हमारी पीछे तरफ जाने का नाम नहीं लेती। जैसे कि हमारी बहन ने कहा कि पुराने जो जितने स्वतंत्रता सैनिक याद करने का नाम नहीं लेते, उनके नाम भी नहीं जानना चाहते हैं। ये नहीं जानते हैं कि 1855 में ही यहाँ संताल विद्रोह हुआ था। उनके प्रति आजकल बच्चों में क्या हो गया, उनको रुचि नहीं है इतिहास के प्रति, हमारे पूर्वज क्या किए इसके प्रति उनको रुचि नहीं है। ये ज्ञान होना चाहिए। का प्रभाव है, बाजार जिस दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है कि हम 15 अगस्त को एक औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री मनाते हैं, जबकि कितना उत्साह था उस दिन, जिस दिन 15 अगस्त 1947 आया था। उस दिन हम लोगों को क्या उत्साह था, शहर में क्या उत्साह था, देश में क्या उत्साह था। लेकिन सब कुछ फीका ऊपर रखता है। ये औपचारिकता का जो प्रश्न आ जाता है ना कि औपचारिक हो गया है, ये दुख प्रकट करता है, मन में कष्ट प्रकट करता है। जबकि हर एक जवान के बावजूद आप देखिएगा कि झंडा पकड़ते ही जैसे कोई तिरंगा पकड़ता है, उसके अंदर एक जोश आ जाता है, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो। जी, तिरंगा जैसे वो पकड़ता है, हाँ, वो 1857 और 47 याद करे, 1947 याद करे या नहीं करे, लेकिन उसको लगता है कि हमारे पास कुछ है। और वो कुछ है होने की ताकत ने एक निचले पैदान पर बैठी हुई महिला को देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचाया। लोकतंत्र की यह महिमा तो है। वो तो सत्य है, वो तो सत्य है, जरूर पहुंचाता है, मगर झंडा लेके उसको याद करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उस झंडे के बलिदान को याद करना चाहिए। नहीं, हमारे पूर्वजों को बलिदान को याद करना चाहिए। याद करने का दिन, इतिहास याद, उसको नहीं करते। हाँ सुधांशु जी, ये थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि एक राउंड तो हम लोग बात कर लिए, दूसरे राउंड में हम ये जानना चाहेंगे कि जिस आज़ादी के लिए लड़ाई हुई, उस आज़ादी का एक सिंबल है कि निचले पैदान पर बैठी हुई एक महिला, एक सुदूर इलाके की महिला जिनकी कोई पहुंच नहीं थी, पहचान नहीं थी, वो राष्ट्र के शीर्ष पद पर गई। यह एक हुआ। दूसरे को समान अवसर मिले पॉलिटिक्स से लेकर के नौकरियों में जाने तक का। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिनको इस आज़ादी में जो अमृत मिलना चाहिए था उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसमें सर ये है कि 75वां अमृत महोत्सव को लाने में जो एक लाइन है, स्लोगन है कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। और जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने शहादत दी इस देश को या सभी जातियों को या सभी धर्मों के जातियों को एक पायदान में लाने के लिए, समानांतर रूप में उनका विकास हेतु, इसके लिए परिवर्तन की ज़रूरत है सर। जितने भी शिक्षित लोग हैं, चाहे वो सदान में हो, अनुसूचित जाति में हो, अनुसूचित जनजाति में हो, उनको बराबर का हिसाब आज के युग में, क्योंकि अब सब शिक्षा ऐसा हो गया है कि घर घर शिक्षा हो गया है। ऐसा कहीं नहीं है कि किसी को कम शिक्षा प्राप्त हो रहा है। आजकल सरकारी विद्यालयों में भी शिक्षा का स्तर बढ़ चुका है, प्राइवेट से अच्छा हो रहा है। अगर बोला जाए तो प्राथमिकी शिक्षा अगर कोई लोग प्राइवेट में करते हैं, मैट्रिक पास या इंटर पास करने के बाद वो लोग सरकारी की तरफ दौड़ लगाते हैं कि IIT करना है तो NIT करना है, और या तो हमको मेडिकल करना है तो सरकारी विद्यालयों का शरण लेना है, कॉलेजों का शरण लेना है, महाविद्यालयों का शरण लेना है। तो उसमें सर ये है कि जो हमारे विज़न है, हमारा देश का जो विज़न है और युवाओं को आगे बढ़ाना है, तो उसमें सर स्कोप हम लोग को बढ़ाना होगा। देश को, युवाओं को एक जगह देने के लिए, एक स्थान देने के लिए, उनको विचार, उनकी उत्थान, आर्थिक उत्थान अभी बहुत जरूरी है सर। जैसे शहीद ठाकुर विश्वनाथ साहदेव ने पांडे गणपत राय का भी सहयोग लिया, बिरसा मुंडा के जो अनुयायी थे, मतलब उनसे पूर्वज सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, शेख भिखारी, टीके तुमराव सिंह, चांद भैरव जैसे क्रांतिकारियों ने जब ठाकुर विश्वनाथ साहदेव के साथ तलवार से तलवार हाथ में रखकर स्वतंत्रता का बिगुल फूका, तब जाके स्वतंत्रता प्राप्त हुई। एक प्रसंग आया
जब एडवर्ड टूटी डाल्टन यहाँ शासन किया करते थे पूरे छोटानागपुर में, तो ओक नेशन ओक हुआ करते थे जो कि जिला स्कूल के हेड होते थे, कैप्टन होते थे वो, और उनके तरफ से एडवर्ड टूटी डाल्टन का ये आज रांची विश्वविद्यालय जो है वो रेसिडेंस हुआ करता था सर। तो माधव सिंह ने जब बटालियन को चुटुपालू घाटी की ओर बढ़े तो उनको लगा कि नहीं, अब देश की आज़ादी में जब मंगल पांडे ने बिगुल फूंक दिया है तो अब हमको भी अपनी छोटानागपुर से सब सुख शोहरत सबको छोड़कर, त्याग कर अपने लोगों को बचाओ, यानी स्लेवरी जो हम लोग गुलाम जो हैं उससे अब मुक्त कराने का समय आ चुका है। तो उन्होंने क्या किया कि उधर से लौटते हुए पांडे गणपत राय के नेतृत्व में उन्होंने जिला ये रेसिडेंस जो रांची यूनिवर्सिटी है उसको आग के हवाले कर दिया, जिसमें एडवर्ड टूटी डाल्टन को यहाँ से भागना पड़ा, छोटानागपुर छोड़ के भागना पड़ा, और मेदिनी नगर जो आज डाल्टनगंज के नाम से जानते हैं उन्हीं के नाम से फिर जाना जाने लगा, और आज फिर से हम लोग ने उसका नाम बदलकर मेदिनी नगर का नाम किए। तो कहना है सर कि हमारी जो संस्कृति है या हमारे मेदिनी राय की भी बड़ी भूमिका थी, बहुत भूमिका थी सर, उसमें भी बड़ी भूमिका थी, उसमें भूमिका थी सर। लेकिन क्या कारण था कि कुछ राजाओं ने तो सेकेंड किया ब्रिटिश सरकार से, उसमें मेदिनी राय भी थे कि नहीं, मेदिनी राय ने अगर सपोर्ट नहीं किए रहते तो आज डाल्टनगंज में जाकर एडवर्ड टूटी डाल्टन ने जो रहा और छोटानागपुर के फिर वापस आकर यही क्रांतिकारी पांडे गणपत राय और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को पकड़कर 16 अप्रैल और 21 अप्रैल को फांसी दिया खुलेआम, तो वो संकेत एकदम स्पष्ट था कि हम राजाओं को या किसी भी वर्ग के लोगों को हम यही देखते हैं कि हमारे लिए देश प्रथम है। यानी ब्रिटिश सरकार ने यह सोचा था कि हमारा शासन तभी बच सकता है जब देश हमारे साथ होगा। तो उसमें कुछ क्रांतिकारियों ने अपनी आहुति दी, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, जालियांवाला बाग कांड है। लेकिन झारखंड की जो धरती है, जो धरती से युद्ध शुरू हुआ, स्वतंत्रता की युद्ध जो शुरू हुआ वो ड्रोंडा छावनी से शुरू हुआ, जिसका एक प्रारूप आप देख सकते हैं कि 1835 में जब जीएल चर्च का निर्माण हो रहा था, जहां तक मुझे ज्ञान है हिस्ट्री का, तो जीएल चर्च को जब लिया जा रहा था या यहाँ के आदिवासियों को कर बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि हाँ भाई हमको अनाज का कर जो है वो ज़्यादा लगेगा और कुछ जो भी कर होगा वो हमसे दुगना वसूला जाएगा। उस पे भी यहाँ के स्थानीय जो राजा थे, भौरों के जो राजा मतलब दीवान थे पांडे गणपत राय, इन लोगों का एक मानसिकता था सर कि नहीं, अत्याचार शोषण को हम लोग अब नहीं मानेंगे, अब हम लोग खुल के उसका विरोध करेंगे। तभी जाके 1857 की जो क्रांति मंगल पांडे के द्वारा फूका गया है उसको हम लोग फलीभूत कर सकते हैं, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई ने भी अपना सहयोग दिया। लेकिन आज अगर आप बोल सकते हैं इस मंच में कि अगर स्वतंत्रता सेनानियों को क्या वो सम्मान मिला, कोई बोल सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई का परपोता आज किस स्थिति में है? क्या कोई बोल सकता है कि बाबू वीर कुंवर सिंह का परपोता किस स्थिति में है? क्या कोई बोल सकता है कि भगत सिंह का परपोता किस स्थिति में? नहीं बोल सकता है। इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि हम लोग विलुप्त होते जा रहे हैं सर। शायद इसीलिए भगत सिंह ने शादी नहीं की, इसलिए चंद्रशेखर आजाद का नाम से सर जो क्रांतिकारियों ने, इसीलिए बहुत सारे क्रांतिकारी ऐसे हैं सर जो एल्फ्रेड पार्क है लखनऊ इलाहाबाद की, वो नामकरण हमने किया जरूर चंद्रशेखर के नाम से। क्या वो पार्क से उनके परपोतों को जीविका जो चलता है वो हम मानते हैं सर कि आज देश की 75वां वर्षगांठ में मैं युवा हूं, मैं चाहूंगा कि मेरे पूर्वजों ने दिया, सेक्रीफाइस किया, हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। मैं मानता हूं कि जो संपत्ति जब्त हुई, हाँ। जब से पत्रकारिता में आया, सामाजिक काम में, तब से मैं मानता हूं कि वापस होनी चाहिए। यस सर। इसलिए जब्त किया अंग्रेजों ने, हाँ। हम आजाद हुए, तो आजादी में जो संपत्ति थी वो संपत्ति तो वापस होना चाहिए। जैसे राजाओं को आपने प्रिवी पर्स दिया सर, दिया ना, उसी ढंग से इन लोगों का सम्मान का। दूसरे बंदा जी आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ, यह जो आज़ादी है जिसमें कि अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, आगे ये आज़ादी कंटिन्यू करनी है। महिलाओं में लगातार 90s के बाद हम देखेंगे कि लगभग हर फील्ड में महिलाएं हैं और हर जगह वो अपने आप को साबित कर रही हैं। यह देश की आधी आबादी जो अब तक पीछे थी, हम जाएंगे तिवारी जी की तरफ पूछने के लिए 1947 में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी, 42 में कितनी भागीदारी थी। हालांकि झारखंड का इतिहास एकदम अलग है, उस सिरगी से लेके फूलो जानो तक बहुत हजारों लोग भरे पड़े हैं, उस पर थोड़ी बात करेंगे। थोड़ा आप बताइए, अपनी टिप्पणी दीजिए। 1857 के पहले से लेकर 1947 तक
हजारों हजार महिलाओं ने भी कंधा से कंधा मिलाकर यहाँ के फ्रीडम फाइटर्स का सहयोग किया और हमारे भारत का झंडा को सलामी दी, उसको एक पहचान देने में सहयोग किया। हमारा देश तो जो स्वतंत्रता सेनानी शहीद पांडे गणपत राय, शेख भिखारी, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव या जो नामजद चिन्हित 18 से 21 शहीद हैं, उनको ही याद नहीं कर पा रहा है। उनको ही जो सम्मान मिलना चाहिए सो आज तक नहीं मिला। उनका एक भी मूर्ति आज पूरे रांची शहर में खोज लीजिए तो नहीं मिलेगा। उनका परिवार की बात हमारे भाई ने कही, परिवार तो बहुत दूर है। हम तो चाहते हैं कम से कम जो शहीद हुए हैं उनको तो सम्मान मिले। उनको तो आपको आज एनकाउंटर में मारा जा रहा है, उसके नाम से चौराहा बुक हो जा रहा है, लेकिन शहीद जो देश के लिए, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो महिलाएं हैं, महिलाओं को तो जो आपने कहा आधी आबादी, तो उनको सम्मान अब मिल रहा है, जबकि शुरू से आज तक हर क्षेत्र में, चाहे देश की आज़ादी का क्षेत्र हो या आप अंतरिक्ष तक जाने की बात हो, चौका से निकलकर अंतरिक्ष तक महिलाएं आई हैं। प्राचीन काल से अब तक कोई चीज़, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां महिलाओं का प्रवेश नहीं हुआ है। बहुत सारा ऐसा नौकरी है जहां पहले महिलाओं के लिए वर्जित था, वहां पर भी महिलाएं अपनी बुलंदी का अपना परचम फहरा रही हैं। मेरा कहना है कि महिलाओं को तो सम्मान मिलना ही चाहिए, कोई शक नहीं है, लेकिन तमाम शहीद पांडे गणपत राय जी को ही लिया जाए तो भौरों में उनका जन्म स्थान है और ये रांची जिला स्कूल के पास उनको फांसी लगी थी, लेकिन कहीं एक मूर्ति उनकी नहीं है, चाहे लोहरदगा क्षेत्र में, चाहे यहाँ। समाज का मुंह देखते देखते, सरकार का मुंह देख जो सिलेबस है स्कूलों का और कॉलेजेस का, उस इतिहास के विषय में उनकी पढ़ाई होती है कि नहीं? यहाँ के शहीदों के बारे में, शहीदों के बारे में नहीं होती थी, लेकिन जब हम प्रोफेसर बने, हम आज उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे। प्रोफेसर जगधारी सिंह इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष थे, उनको हमने बुलाया था शहीद पांडे गणपत राय जी के शहादत दिवस पर। जिला स्कूल के गेट के पास जो शहीद स्थल है, वहाँ पर मैंने उनसे आग्रह किया था कि शहीदों के विषय में आप अपने सिलेबस में दीजिए। तो पीजी में पहली बार उन्होंने ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को, शेख भिखारी जी को, शहीद पांडे गणपत राय जी को स्थान दिया था और एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने लगे। तब समाज को बाध्य होकर उन पर पुस्तक लिखने की आवश्यकता हुई और स्टूडेंट्स में चेतना जगी कि झारखंड में भी हमारे शहीद हैं। हम खुद जितना रानी लक्ष्मीबाई को हम जानते थे, पूरा हमको याद था, बूंदे लहर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन हमारे परिवार के लोग, हमारे समाज के लोग शहीद पांडे गणपत राय को नहीं जानते थे। तब हमने भी लिखना पढ़ना शुरू किया। हमारे पिताजी पांडे तारकेश्वर नाथ राय जो गुलाम भारत में थे, 1921 में उनका जन्म हुआ था और यहाँ पर रांची में नील रतन स्ट्रीट में हम लोगों का घर है। हमारे पिताजी इनको देख रहे हैं, सर को तो बहुत उनकी याद आ रही है। इसी तरह से वो भी स्वतंत्रता के बारे, आज़ाद गुलाम भारत के बारे में वो अपनी हम लोग को बताते थे कि कैसे 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो वो कैसा दिन था, कैसा वो अनुभव करते थे। और उन्होंने ही हम लोगों को शहीद स्मारक में ले जाना शुरू किया। बचपन से हमको लगता है 7वां 8वां क्लास से हम वहाँ जा रहे हैं और प्रत्येक 15 अगस्त 26 जनवरी को वहाँ जब झंडा फहराया जाता है, जब हम लोग जन गण मन गाते हैं, वंदे मातरम गाते हैं, तो अपने आप में गर्व महसूस होता है। यह बात नहीं है कि हम उनके परिवार से हैं इसलिए, बल्कि वो गाना में ही इतना है, देश का मर्म छिपा है कि हर बच्चा जिसका परिवार शहादत में नहीं है, आज का बच्चा भी जैसे ही झंडा उठाता है तो बहुत खुशी और गर्व का महसूस किया जाता है। हम मांडर कॉलेज में प्रोफेसर थे तो हमको मौका मिला ज्योग्राफी के विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण में ले जाने के लिए। तो बाघा बॉर्डर हम गए थे और ऐसा
कोई ऐसे हमको पहले से ये नहीं था कि हमको मौका मिलेगा, लेकिन हम लोग को अचानक बुलाया गया इशारा करके, वहाँ जो पुलिस लोग थे, और हम लोग बाघा बॉर्डर के बीच में जब बड़ा बड़ा झंडा हम और हमारे स्टूडेंट्स लेकर जब वहाँ गेट तक गए और आए, तो वो चीज़ ही अपने आप में बहुत थ्रिलिंग थी। अभी भी बहुत अच्छा लगता है उस चीज़ को याद करके कि एक मौका हमको भी झंडा उठाने के लिए मिला भारत की धरती पर, बाघा बॉर्डर में। हम बहुत खुश होते हैं, अभिभूत हो जाते हैं इस बात से ही। आज इसलिए हम अमृत महोत्सव में बहुत खुश हैं कि हम लोग बहुत आज़ादी को बहुत एक नियम परिनियम और बंधन में बांध के रखे थे। इस बार अमृत महोत्सव के तहत घर घर झंडा जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, तो हम बहुत आभारी हैं उनका कि जो हमारे शहीद या क्रांतिकारी चाहते थे कि बच्चा बच्चा झंडा ढोए, तो ये पहली बार घटना है या भूतपूर्व घटना है कि हमारा हर बच्चा, चाहे वो कूड़ा चुनने वाला हो या शीर्ष स्तर पर राष्ट्रपति हो, हर कोई झंडा उठाएगा 15 अगस्त को। ऐसे तो हम लोग बहुत नियम में बच के ही देते थे। तिवारी जी थोड़ा सा फिर एक बार 15 अगस्त 1947 जी या 26 जनवरी 1950, ये दोनों का थोड़ा सा बताइए। जब संविधान 50 का, हाँ जी। 50 15 अगस्त 1947 को जैसे हमने कहा, एक और बात बता दें, मेरे चचा गुलाम नारायण तिवारी की एक पुस्तक भी जब्त हुई थी, आज तक उसका कंपनसेशन नहीं मिला। हम जीवन भर जब तक वो जिंदा रहे हम लोग लड़ते, लेकिन उनका कंपनसेशन नहीं मिला। एक वो बात हुई है। 47 से 50 3 वर्ष का वक्त है कि हम लोग स्वतंत्रता से हम लोग गणतंत्रता की ओर गए, गणतंत्रता के ओर हम लोग गए। 47 ये से 2 साल का जो गैप है, इस 2 साल के गैप, लगभग 2 साल, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, इस 2 साल के गैप में अंतर क्या था? 50 के बाद क्या अंतर आया और इस बीच जी में क्या? बता रहे हैं। एक तो 1946 में आइडेंटिटी सरकार बन गई थी आज़ादी के पहले, और उसके बाद जो असेंबली जैसे बनी थी उसी से शासन हो रहा था, वायसराय गवर्नर जनरल हुए करते थे। 50 उसके 46 से लेके 50 तक हम लोग तो उसी अवस्था में रहे। जब गणतंत्र दिवस का समय आया 25 जनवरी 1950, उसके पहले का इतिहास हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि जब हम लोग स्वतंत्र हुए, आइडेंटिटी सरकार के अंदर ही थे, तो 25 जनवरी 1930 का दिन यादगार है। उसी दिन से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, 25 जनवरी 1930। उस दिन लाहौर में, अभी के पाकिस्तान में, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 25 जनवरी 1930 को। उसमें हम लोगों ने एक संकल्प लिया था कि हम अपने को स्वतंत्रता के बाद आज़ाद स्वतंत्र घोषित करेंगे। और जब ये संकल्प था, उसके आधार पर जब हम लोग इंटरिम सरकार बनी, तो हम लोगों ने कंस्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया, जिसमें कि 369 मेंबर्स थे। उसमें राजा, महाराजा, महम्मद, जमींदार इत्यादि जो भी लगे, सब तरह से राजनीतिक, गैर राजनीतिक और सब तरह के व्यक्ति थे, उन लोगों ने भाग लिया। 2 बरस 7 महीना 23 दिन तक कंस्टिट्यूएंट असेंबली में बहस हुआ। अंत में 19 नवंबर 1949 को संविधान का रूप सामने आया, लिखा गया। संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में प्रथमतः जो उस समय का अध्यक्ष चुनाव नहीं हुआ था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो पटना यूनिवर्सिटी के उसे वाइस चांसलर थे, वो प्रोटेम अध्यक्ष चुने गए थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष चुने गए, और बाकी लोगों को, जैसे सरदार पटेल को आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 के दिया गया। एक कमेटी बनी और ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उनके साथ में केएम मुंशी और 4-6 आदमी थे। इसलिए ये श्रेय दे देना कि ड्राफ्ट के संविधान का निर्माण केवल अम्बेडकर ने किया, बिल्कुल करते। ये 389 मेंबर्स की मेहनत है। तो हम लोग ने जब 19 किया, उन्होंने ड्राफ्टिंग के, जो हम लोग रेजोल्यूशन पास करते थे वो ड्राफ्टिंग के लिए जाता, तो ड्राफ्ट में जाके
फिर नेताओं ने, हमारे तीनों नेताओं ने किया कि इसको हम स्वर्णाक्षरों में लिखवाएंगे, 2 लिपियों में लिखवाएंगे। एक अंग्रेजी की जो लिपि है रोमन लिपि में और देवनागरी में। और उसके लिए खोजा जाने लगा आदमी, भाई इसको खोजो, लिथोग्राफी कौन जानता है कि जो कि लिखेगा गोल्ड से लिखेगा 2 लिपियों में। तो वहाँ दिल्ली में खोजा जानने का एक प्रेम शंकर रायजादा करके व्यक्ति मिला जो कि तैयार हुआ कि मैं दोनों भाषाओं में लिख सकता हूँ। उनको बुलाया गया, तीनों नेता, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद ने बुलाया कि तुमको क्या क्या चाहिए, तुमको ये टास्क है, तुमको 2 लिपियों में लिखना है संविधान। तो उन्होंने कहा कि हमको सोना चाहिए। तो एक 300 नींव लंदन से आए और उनको दिया गया कि बोला कि स्थान हमको दिया जाए, और एक स्थान दिया, 2-3 असिस्टेंट दिया जाए, पार्लियामेंट के इसमें स्थान दिया गया। और उसने लिखना शुरू किया। 2 वर्ष, जैसे हमने बताया, 2 वर्ष करीब 6-7 महीना 8 महीना लेगा। फिर नेताओं ने सोचा कि नहीं, इसको हम अलंकृत करेंगे चित्रों से। उस समय खोजा जाने कि उस समय के चित्रकार कौन थे, प्रसिद्ध चित्र। तो विश्व भारती, रवि बाबू की विश्व भारती गोल से नंदलाल बोस, उनको चलाया गया, दोनों को बुलाया गया कि आपको चित्रांकन करना है, आपको लेखन कार्य करना है, क्या पैसा लोगे? उन्होंने कहा कि देश की सेवा हम लोग 1 पैसा नहीं लेंगे। प्रेम शंकर रायजादा ने कहा कि हमको कुछ पन्नों संविधान के कुछ पन्नों पर हमको सही करने की इजाज़त दी जाए, वो दिया गया। वो संविधान की 1 प्रति, 2 प्रतियां हैं, जो रोमन में है वो हमारे ग्रंथागार में रखे हुए हैं, और जो देवनागरी प्रति है वो पार्लियामेंट के लाइब्रेरी में है। उसकी एक अनुकृति मेरे पास है, मैंने अपने पास बनाया है। उसमें वो सब सोना चित्र का सब कुछ है। मैं उसको दिखाना चाहता हूँ लोगों को, देखने के दर्शनीय चीज़ है, प्रणाम करने चीज़ है। गणतंत्र दिवस के दिन करेंगे। हाँ, उस दिन मेरे पास है। हमने उसको खरीद के मंगाया है और मेरे पास है। बराबर लोगों को बताते, फोटो नहीं करने देते हैं। उसमें 389 मेंबर्स के मूल हस्ताक्षर है, मूल हस्ताक्षर है वो संविधान। 2 साल का, लगभग 2-2.5 साल का। इस गैप में जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसका रुख क्या था? एकदम अंग्रेजों के हुकूमत से निकल करके लोकतंत्र की ओर बढ़ने की तैयारी जो थी। 15 अगस्त 1947 तक तो माउंटबेटन ही रहे गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल रहे। उसके बाद राजा गोपालाचारी गवर्नर हुए। तो ये रुख, बीच में रुख क्या था? शासन उसी तरह से चलता था। अच्छा। लेकिन ये नहीं कि दबाव का, वो शक्ति नहीं थी, शक्ति नहीं, वो शासन शक्ति नहीं थी, वो शासन की शक्ति नहीं थी जो कि अंग्रेजों के पास थी, वो चला पाते थे। सुधांशु जी, थोड़ा आप बताइए, आपके पूर्वजों ने जो बताया होगा कि यह जो आज़ादी मिली, तो आज़ादी मिलने का क्या फीलिंग था उन लोगों का? बहुत खुश थे सर। जैसे हमारे पिता बोलते थे, पिताजी बोलते थे, वो जिस दिन 52 की बात है, 52 के बारे में बता रहे थे कि आज उनके फादर बताते थे, मेरे ग्रैंडफादर, उनको कि हर घर में तिरंगा, खुशी का लहर था। 92 में रांची में, 52 में जब झंडा सब जगह फहर रहा था और पहली बार गांधी मैदान में जो झंडा लहराया सर पटना में, तो उसका अभिभूति, मतलब खुशियां जो था हर घर मोहल्लों में कि हाँ, आज हमारा देश आज़ाद हुआ, आज हम सब आज़ाद हैं, खुले सांस में अब हम लोग रह सकते हैं, अपने बातों, अपने काम, जो काम करना चाहता है, जहाँ जाना चाहता है, वहाँ पर कोई प्रतिबंध नहीं है, अब लोग घूम सकते हैं, जा सकते हैं। और जहाँ जहाँ अंग्रेजों का, उस समय भी पापा बोलते थे कि जैसे देश आज़ाद हुआ वैसे ही अंग्रेज चले गए, सो बात नहीं है। अंग्रेज को जाने में भी 10 साल लग गए। अंग्रेज का बड़ा बड़ा जो बोला जाए कैनन यही रोड से पार होता था। जगन्नाथ मंदिर है, वहाँ चढ़ते थे। पापा लोग बोलते थे कि वहाँ पर एकदम चैन वाला जो कैंटिलीवर वाला जो कैनन होता है वो जाता था, हम लोग देखते थे। तो ये परिकल्पना है कि हाँ, वो उस समय का था कि शासन उन्होंने 2 सालों का किया है, उसका भय है। अब रहा सर ने जैसा कहा कि हमारा देश आज़ाद हुआ, बिहार सरकार आई, हम बिहार सरकार या झारखंड या आप बोला जाए तो एबोल्यूशन ऑफ जमींदारी हुआ, वो हमारे लिए दर्द था कि हमारे से वो जमींदारी छीनी जा रही है। अब है क्या कि उसके कंपनसेशन प्राप्त होगा सभी राजाओं को, रजवाड़ों को, और हमको रैयत बनाया जाएगा। वो अनुभव देश आज़ादी में राजाओं को जब रैयत बनाया गया, एक आम आदमी बनाया गया, वो अनुभव सर थोड़ा सा
आदमी को खराब लगता है कि आज हम राजा हैं, कोई बोलता है राजा साहब आए हैं, तो हम 1 मिनट के लिए अभी सोचते हैं कि चलो अच्छा लगा, लेकिन फिर 2 मिनट के बाद वही सोचते हैं सर कि अब तो हम राजा नहीं हैं, अब हम भी एक मामूली इंसान हैं। तो सर कहना है कि जो लोग थे, जो क्रांतिकारी थे, उसका नहीं, जो राजाओं ने शासन किया और जब उनसे उस शासन छीना गया, और 1950 में जब बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट आया, जिसके तहत जवाहरलाल नेहरू ने सबकी जमींदारी को ले लिया, और लेने के बाद बोला जाए तो रिटर्न दाखिल कराया गया, ऊपर से जितने राजा राजवाड़ों का जमीनें थी, जिसमें पूरा भारतवर्ष था, उस पूरे भारतवर्ष में अर्बन सीलिंग, रूरल सीलिंग सर हैं, वो जान ही रहे हैं, वो 56 की बात है सर, 56 में पूरा अटैच कर लिया गया, उसका भी जोर जबरदस्ती। ऐसा नहीं, अगर आपको नोटिस नहीं हुआ तो ये नहीं समझना है कि आप वो जमीनें आप ही के अंदर में हैं, वो जमीनें भी सरकार ले ली। और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ऐसा राजा रहे सर कि जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन काउंसिल जब बैठा इनकी संपत्ति में, जिसको हम लोग बोलते हैं जब्त संपत्ति, आज के खतियानों, खेवट, जितने भी उदयपुर परगना होता था, ये पूरा रांची, उदयपुर, और उदयपुर परगना में जब आप देखिएगा कि उनकी पूरी संपत्ति में ब्रिटिश सरकार एक रैयत नहीं बसा पाया। आज ये विडंबना है कि जो अंग्रेज पूरा शासन, या छोटा नागपुर महाराजा जो पूरा ताकतवर इंसान था, हुआ करता था, और जो सर्वे हुआ 1908 हो, 1929 हो, 1932 की खतियानों का निर्माण हुआ, और आज हम लोग बोलते हैं कि आधारित, खतियान आधारित, मेरा तो कोई खतियान नहीं है। अगर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव की बात की जाए तो उनका तो ऑन द रिकॉर्ड कोई नाम नहीं है, वहां पर तो अंग्रेज का नाम है, दैट इज द काउंसिल, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन काउंसिल, मतलब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उसका कमिटी के हेड होते थे। बट ही नोज कि उसका हेयर है जिंदा, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो होता था सर राजा रजवाड़ों का, कि अगर उसका वंशज नहीं रहा तो वो संपत्ति ब्रिटिश सरकार की हो जाएगी। लेकिन ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के वंशज थे, बट माइनर होने के कारण सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एग्जीक्यूट कर गया यहाँ। और आज के परिवेश में जब हमारे 1950 का जब उन्मूलन हुआ, हमारे राजा ने बिहार सरकार को बोला कि हमारी भी जमींदारी को ले लो, वापस ले लो, हमको भी रैयत बना दो, हमको भी आम आदमी बना दो, तो वो कर नहीं पाए हमारे श्री कृष्ण सिंह। जब प्रथम मुख्यमंत्री हुए बिहार सरकार के, तो उन्होंने वो बोला कि हम कैसे कर दे, ऐसा संविधान में भी नहीं लिखा हुआ है। तो उसकी की लड़ाई सर आज हम लड़ रहे हैं। आज माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा 2013 में माननीय उच्च न्यायालय ने एक इंटरिम आदेश दिया कि भाई इनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। किस चीज का कंपनसेशन? विदाउट यू आर नॉट टेकिंग माई स्टेट, अगर आप हमारे स्टेट एबॉलिश नहीं कर रहे हैं, देन आई एम नाउ ऑल्सो जमींदार। अगर हम आज भी जमींदार हैं तो यू हैव टू एक्सेप्ट। यानी एक बोला जाए सर कि बड़कागढ़ स्टेट के जो राजा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे, उनकी जमींदारी उन्हीं के साथ ऐसा, और पांडे गणपत राय की भी संपत्ति जब्त हुई थी। पातिया के हम लोग पढ़ते हैं इतिहास में, एडवर्ड डाल्टन लिखते हैं कि पतिया के पांडे गणपत राय और बड़कागढ़ के ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, फांसी का जो उन्होंने 4 पन्नों का एक ऑर्डर पास किया है, उसी में था सर। और उसमें लिखा है कि ठाकुर जो था वो और पांडे गणपत राय, ये दोनों मिलके ही हमारा शासन को बर्बाद किया, इस पूरे छोटा नागपुर में खत्म किया, विनाश किया, और इन्हीं की संपत्ति जब्त की जाए। और किसी भी राजा का संपत्ति जब्त नहीं हुई थी सर। इनका संपत्ति तो कुछ प्राप्त हुआ इनको, बट ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के 97 गांव की जब्ती जो थी वो बरकरार रही। लेकिन इन लोगों ने अभी जो वर्तमान माननीय उच्च न्यायालय में जब ये रीट गया, ये बातें जब हमारे पक्ष से रखा गया कोर्ट में कि हजूर इनसे भी बताया जाए, कि इनसे पूछा जाए कि अगर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव की संपत्ति अगर सरकार के अधीन है तो किस आदेश या नोटिफिकेशन के तहत या गजट के तहत वो आपके पास है, वो दिखा दिया जाए, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। उन्होंने डिनाई कर गया है सर, सरकार ने अपने पक्ष में हलफनामा में, कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव की संपत्ति हमने नहीं ली है टिल डेट। इन लोगों ने माननीय जस्टिस नरेंद्र नाथ तिवारी के बेंच में अपना प्रतिशपथ पत्र दायर किया है सरकार ने, झारखंड सरकार ने, कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव की जो संपत्ति यानी रियासत था या जमींदारी, हम जमींदार थे तो हम कहेंगे कि हमसे रिटर्न ले लो। आज तक नहीं हुआ सर। और जो रैयत का अनुभव है सर, वो बहुत विचित्र रहा। हमारे पूर्वजों के द्वारा अपने आप को राजा बोलने का, नौकरी नहीं करेंगे, राजा का बेटा नौकरी करेगा, राजा का बेटा नौकरी नहीं करेगा, ये भावनाएं को बदलने में सर बहुत टाइम लगा। बताइए बंदा जी। चीजें तो बदलती हैं, दुनिया तो अपने गति समय चलता रहता है, चीजें बदलती रहती हैं, चीजें बदलती हैं। अब
आज़ादी से जो एक उम्मीद थी कि आज़ादी में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। आज़ादी अपने आप में एब्सल्यूट नहीं है। आज़ादी है तो दूसरे की आज़ादी की रक्षा करने के साथ साथ हमारी आज़ादी है। ये दोनों मिक्स करके चलते हैं। जहाँ दोनों में कहीं इधर इनबैलेंस हुआ तो गड़बड़ी शुरू होती है। जी। इस आज़ादी में जितना मिलना चाहिए था, जितना करना चाहिए था, दोनों है नहीं, राइट भी है और ड्यूटी भी है। वो दोनों में समन्वय मुझे नहीं दिख रहा है। आपको लगता है कि बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसका कारण है कि आज़ादी देश तो के प्रति जो उसके जो एसेट्स हैं वो हमारे राष्ट्र की संपत्ति, मतलब मेरी संपत्ति जी। है। तो ऑनरशिप जो होना चाहिए राष्ट्र की संपत्ति के प्रति, वो ऑनरशिप नहीं है। जी, वो अभी भी है कि हम अंग्रेजों की संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, पत्थर चला करके और ये चला करके। अंग्रेजों की संपत्ति का नुकसान किस समय क्या होता था तो वो नहीं जानते, लेकिन वर्तमान में भी हम देख रहे हैं कि जो शासक वर्ग है और शासित वर्ग है, मानसिकता नहीं बदली है। शासक वर्ग भी अभी भी शासन करना चाहता है, शहीदों को भी जात पात में, धर्म में बांटकर शासन करना चाह रहा है। हम बहुत सारे नेताओं को जब हम शासन से ज्यादा हम जिम्मेवार हैं कि हम खुद जात पात में अपना जात खींच के लिए आ रहे हैं, इसलिए दूसरा जी, कोई जी, नहीं बना जी। तो करेगा क्या? उसके पास इसमें कोई दो इलाज नहीं। दो पार्ट में हम इसका यदि अध्ययन करते थोड़ा हैं जल्दी, हाँ। शासित वर्ग में, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर भी जात पात का बहुत बढ़ावा दिया गया है। जबकि अंग्रेज उस जमाने में जब आज़ाद कोई एक विचारधारा को लेकर जब हम लड़ते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम स्त्री हैं कि पुरुष हैं कि बड़े हैं कि छोटे हैं कि जमींदार हैं। बस हमको पाना है। हम लोग का जुनून बिल्कुल, होता है कि बिल्कुल। हमारा भारत हमारा रहे। और जितने हमको तो कभी कभी डर और शक इस बात का लगता है कि इतने संघर्षों के बाद, इतनी लंबी लड़ाई के बाद आज़ादी मिली है, तो हमारे और हमारे बहुत समाज के कई चंद लोग जो तुष्टीकरण की नीति पर करना चाहते हैं और हावी होना चाहते हैं, उस सत्य से ढकेल कर बात को जो फैक्ट है उसे हटा कर तोड़ और मेरा मड़ोड़ समय खत्म हो रहा है, कर इसलिए इतिहास माफ- दिया माफ- जाता माफ है, करिए। तो उससे बहुत यह ही जो ज़्यादा है जाति, तकलीफ पाति, होती है। धर्म और क्षेत्र के उसे नाम पर बचने की बंटवारा, आवश्यकता है। यह कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि सब जगह समानता है, सबको अधिकार है और बराबर का अधिकार है। आज़ादी के अमृत महोत्सव से हम देश को, मुल्क को और ज़्यादा समृद्ध और ज़्यादा ताकतवर बना सकते हैं, तभी जबकि हमारा आपसी सौहार्द और ज़्यादा बेहतर बने, आपसी भाईचारा और ज़्यादा बेहतर हो, एक दूसरे के सुख दुख के भागी हों और एक दूसरे के साथ खड़े हों, तभी बात बनेगी। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।